हेलो एवरीवन। ओके स्टूडेंट, पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इन्वायरमेंटल पेडागॉजी सीरीज चल रही है जिसमें यह पार्ट थर्ड है और ये टॉपिक वाइज सीरीज है। इसमें हम लोग आज का टॉपिक है लर्निंग प्रिंसिपल, यानी सीखने के कुछ सिद्धांत के 10 प्रमुख क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सा शिक्षण का वह रूप है जिसमें एक बच्चा तार्किक संरचना में किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी और तथ्य व्यवस्थित करना सीखता है। तो आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा शिक्षण का वह रूप है। ठीक है, शिक्षण का वह कौन सा ऐसा रूप है जिसमें एक बच्चा तार्किक संरचना में यानी लॉजिकल रूप में किसी वस्तु के बारे में जानकारी और तथ्य व्यवस्थित करने को सीखता है, लर्न करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं, प्रशंसात्मक शिक्षण, संबंध शिक्षण, सैद्धांतिक शिक्षण, अवधारणात्मक शिक्षण। ठीक है, पहले का यहाँ पे ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे जो कि बच्चे के तार्किक संरचना में सहायता करते हैं सीखने के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रशंसात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्रिसिएटिव लर्निंग, संबंध को एसोसिएटिव लर्निंग और आपका सैद्धांतिक शिक्षण को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और अवधारणात्मक को परसेप्चुअल। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा रूप है जो बच्चे के तार्किक यानी लॉजिकल रूप में संरचना को सीखने में, व्यवस्थित करने में, सीखने में मदद करता है। तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक शिक्षण। सैद्धांतिक शिक्षण जो होता है इसके बारे में क्या है, ये एक प्रकार के शिक्षण का प्रकार होता है जिसमें विषय वस्तु के बारे में विस्तार से उसके सिद्धांतों विचारों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सीखने के बाद छात्र भाववाचक शब्द में सोचना शुरू करता है इसमें। ठीक है, इसके माध्यम से छात्र तार्किक संरचना में किसी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करता है। ठीक है, और तथ्यों को व्यवस्थित करना भी इसी के माध्यम से सीखता है। इस तरह से आपका सैद्धांतिक शिक्षण बहुत ही उपयोगी होता है बच्चों को तार्किक रूप में सीखने में, व्यवस्थित करने में। जबकि आपका ये जो आपका संबंध शिक्षण होता है, इसका क्या विशेषता होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा किसी वस्तु इकाई घटना या परिघटना का के बारे में एक नई स्मृति को अपने दिमाग में रखता है। संबंध शिक्षण उससे संबंधित होता है, एसोसिएट होता है। और जो आपका प्रशंसात्मक शिक्षण होता है, इसका क्या उपयोग है, तो यह शिक्षण में विचार, दृष्टिकोण, मानसिक स्वभाव और जो मन की सकारात्मक भावना को संबंधित होते हैं, वे मौलिक भूमिका निभाते हैं इस शिक्षण में, प्रशंसात्मक शिक्षण में। ठीक है, और यहाँ पे जो अवधारणात्मक शिक्षण है आपका, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के शिक्षण में छात्र इंद्रियों से खोजते हैं, सीखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चारों के मैंने डिफिनीशन बता दिए हैं और इसमें जो आंसर पूछ रहा है इसका आंसर हो जाएगा 1 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कानून सीखने के गेस्टाल्ट नियम के अंतर्गत नहीं आता है। जो आप लर्निंग के गेस्टाल्ट वाला थ्योरी है, तो उसके अंतर्गत ऐसा कौन सा नियम या कानून यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो समानता का नियम, तत्परता का नियम, समीपता का नियम, विरोधाभास का नियम। सेकंड का आंसर क्या होगा, जो गेस्टाल्ट के नियम के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा कौन सा कानून है, नियम है। ठीक है, बताओ इसको क्या होगा आंसर। यहाँ पे समानता का नियम को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटीज, और तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ समीपता यानी लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, अब विरोधाभास को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेस्ट। तो अब इसमें से बताओ जिसमें कानून सीखने के गेस्टाल्ट नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड का आंसर हो जाएगा बी नंबर, तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम क्या होता है, ये थांडाई महोदय ने दिया था। तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, इसमें समानता का नियम समान विचार और अनुभव एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, समानता के नियम समान अनुभव और समान विचार एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण बताते हैं, किसी फोटो को दिखाते समय हमें फोटो में मौजूद व्यक्ति का स्मरण आता है, इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस के अंतर्गत सीख पाएंगे। जबकि आपका जो निकटता का कानून है यानी समीपता का नियम है, उसके अंतर्गत क्या होते हैं, लॉ ऑफ ये है प्रॉक्सिमिटी,
तो इसके अंतर्गत क्या होते हैं, अवधारणात्मक समूह को उनके संबंधित भागों की निकटता के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। उन्हें एक साथ रखने पर वस्तुएं समूह का निर्माण करती हैं। इस तरह से समरूपता का नियम आपका कंप्लीट हुआ। और जो आपका विरोधाभास का नियम होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेस्ट, तो इसका क्या होगा, धारणा या विचार जो किसी के विपरीत सुझाव देता है, जैसे कि गर्मियों की गर्मी से सर्दियों की सर्दी की याद आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास का नियम, यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रेस्ट। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया पहले का, सॉरी सेकंड का, बी नंबर, तत्परता का नियम है, ये जो गेस्टाल्टवाद नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी जो समानता का नियम, संयुक्ता का नियम, विरोधाभास का नियम गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस अधिगम में विचार, दृष्टिकोण, मानसिक स्वभाव जो कि मन की सकारात्मक भावना से संबंधित है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अधिगम का कौन सा रूप है? तो इस अधिगम में यहाँ पे नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से विचार, दृष्टिकोण, मानसिक स्वभाव जो कि मन की सकारात्मक भावना से संबंधित है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह अधिगम का कौन सा रूप होता है? तो वैचारिक अधिगम, प्रशंसात्मक अधिगम, अवधारणात्मक अधिगम, संबंध अधिगम, वही चारों ऑप्शंस हैं। और इसमें बताना है इसमें सबसे उपयुक्त भूमिका कौन निभाएगा, सकारात्मक भावना से संबंधित होता है, अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड का आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो थर्ड का आंसर हो जाएगा प्रशंसात्मक अधिगम। प्रशंसात्मक अधिगम के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखो, प्रशंसात्मक अधिगम क्या होता है, जब हम किसी बच्चे की गतिविधि को, उसके व्यवहार को, उसकी सराहना करते हैं तो बच्चे के मन में एक सकारात्मक भावना पैदा होती है, जिससे बच्चे की प्रशंसा प्राप्त करने है उसके व्यवहार को दोहराने की इच्छा जगेगी, इसलिए वह इस प्रकार की प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए बार बार वो व्यवहार को दोहराएगा। ठीक है, और उसके मन में समान भावना आएगी, उससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और वह बेहतर ढंग से सीख भी सकेगा, उसका प्रदर्शन तेजी से बढ़ेगा। तो यही क्वेश्चन से पूछ रहा था और ये करेक्ट आंसर हुआ, प्रशंसात्मक अधिगम। ठीक है, यहाँ पे थर्ड का आंसर भी हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सफल शिक्षार्थी नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान के साथ अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ सकता है। जो आपका सफल शिक्षार्थी होता है वो नई जानकारी को, न्यू जानकारी को एडॉप्ट कर सकता है, यानी मौजूदा ज्ञान के साथ अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकता है। उपरोक्त कथन में से अधिगम के किस सिद्धांत के बारे में बताया गया है? तो इसमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें नई जानकारी को मौजूदा जानकारी के साथ जोड़ा जाता है? तो रणनीतिक सोच के अंतर्गत ये आता है, ज्ञान के सृजन के अंतर्गत, अधिगम के प्रकरण के अंतर्गत, अधिगम की प्रक्रिया के लक्ष्य के अंतर्गत। तो उसके इंग्लिश में अगर कठिनाई हो तो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ उसको थोड़ा सा। इसका क्या होगा, रणनीतिक सोच यानी इसको जानते हुए स्ट्रेटजी थिंकिंग, और ज्ञान के सृजन मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और अधिगम के प्रकरण के अंतर्गत यानी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और अधिगम की प्रक्रिया के लक्ष्य यानी गोल्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, गोल्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। अब इसमें बताइए कौन सा नई जानकारी को मौजूदा जानकारी के साथ संबंधित करने में अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित करता है, जोड़ सकता है, तो किस रणनीति के अंतर्गत आएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का, ज्ञान का सृजन, बी नंबर। देखो, ज्ञान का सृजन का अर्थ क्या होता है, जब शिक्षार्थी नई जानकारी और अपने पिछले ज्ञान के बीच श्रृंखला बनाने में सक्षम हो, यानी उसको एक क्रम से जोड़ पाए, तो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए नए विषयों के बारे में सीखना और सिखाना आसान हो जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, जब छात्र ज्ञान का सृजन करने में इसके माध्यम से सक्षम हो जाएगा, ज्ञान के सृजन को। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी, सबसे उपयुक्त आंसर बी। ठीक है, 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नियमों में से कौन सा अंतर्दृष्टि शिक्षण की गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंधित नहीं है? अब इनसाइट्स ऑफ लर्निंग गेस्टाल्टवाद की जो थ्योरी है तो उससे संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा? यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, निकटता का नियम, सेट का नियम, समानता का नियम या समापन का नियम। क्या होगा इसका आंसर 5 का? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, सेट का नियम को क्या बोलते हैं?
लॉ ऑफ सेट और समानता के नियम लॉ ऑफ सिमिलरिटीज, और इसको क्या बोलते हैं, समापन के नियम को लॉ ऑफ क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कि अंतर्दृष्टि का जो आपका गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग की थी, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग यानी अंतर्दृष्टि शिक्षण का गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंधित नहीं होगा। कौन सा है, चारों ऑप्शन में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, सेट का नियम। ठीक है, सेट या व्यक्तियों का नियम क्या होता है, यह नियम जो होता है शिक्षण के थार्नडाइक नियम के 5 अधीनस्थ नियमों में से एक है, सेट का नियम, लॉ ऑफ सेट। ठीक है, इस नियम के अनुसार शिक्षण जीव के संपूर्ण सेटों या व्यक्तियों द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। बाकी आपको समानता का नियम, समापन का नियम पिछले वीडियो क्वेश्चंस में मैंने बताया है, वहाँ पे जाके देख लेना, वीडियो जिससे लंबा नहीं हो पाए। 5 का आंसर यहाँ पे भी हुआ। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसने सीखने के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत पर प्रचार किया है। सीखने का परीक्षण हो और त्रुटि सिद्धांत यानी एरर थ्योरी का प्रचार किया, इवान पाब्लो महोदय ने, स्किनर महोदय ने, थॉर्नडाइक ने या फिर जॉनसन ने। तो ये तो काफी फेमस थ्योरी है और आपके सभी टेट में लगभग क्वेश्चन आते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये बनना चाहिए, अगर ये गलत हो रहा है तो आपको सीडीपी सेक्शन बहुत ही कमजोर है, आपको मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करते हैं, जो कि लर्निंग में ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहाँ पे होगी, थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का आंसर सी। 7, थॉर्नडाइक के कानून का शैक्षिक निहितार्थ कौन सा है। यहाँ पे बताना है थॉर्नडाइक के कानून का शैक्षिक निहितार्थ कौन सा है। ऑप्शन नीचे है, या फिर ये ऑप्शन है, सॉरी ये पहला ऑप्शन है, ये आपका सेकंड है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, इसमें बताना है कि थॉर्नडाइक के जो नियम है, थ्योरी है, उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, सीखने की प्रक्रिया में इनाम प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या इस बात की बात करते हैं थॉर्नडाइक महोदय, या फिर सेकंड देखो, सीखने की प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण या प्रतिक्रिया का उपयोग महत्वपूर्ण है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों नहीं सही है, ये बताना है थॉर्नडाइक महोदय के कानून शैक्षिक निहितार्थ के रूप में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 7 का, फर्स्ट भी सही है और आपका सेकंड भी सही है, यानी सीखने की इनाम प्रणाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी उन्होंने बात की है। और सीखने की प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण यानी रीइंफोर्समेंट एंड उसका जो प्रतिक्रिया है, सुदृढ़ीकरण, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ बोल सकते हो, उपयोग महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 8, अध्ययन का सिद्धांत जो पूरी तरह से और केवल विचार योग्य पर निर्भर है, वह अध्ययन के डाटा सिद्धांत से जुड़ा है। 8 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, अध्ययन का सिद्धांत जो पूरी तरह से और केवल विचार योग्य पर निर्भर है, वह अध्ययन के किस सिद्धांत से जुड़ा है, संज्ञानी से, या फिर विकासात्मक से, व्यवहारवादी से, रचनावादी से। 8 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट। ठीक है, जो व्यवहार मानव व्यवहार होता है, मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसका वास्तविक लक्ष्य स्थिति को देखते हुए इंसानों की भविष्यवाणी और नियंत्रण का आधार प्रदान करना होता है। ठीक है, यानी अध्ययन का सिद्धांत जो पूरी तरह से केवल विचार योग्य पर निर्भर है, वह अध्ययन के व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा होता है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी से जुड़ा होता है। अब क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज में अध्ययन को समृद्ध बनाया जा सकता है यदि, इन्वायरमेंटल स्टडीज में अध्ययन को समृद्ध कब बनाया जा सकता है, नीचे 4 ऑप्शन है, हम लोग उसको देखते हैं। पहला, रुक जा भाई, भाग क्यों रहा है, 9 देखो, ये नंबर क्या दिया है, असली दुनिया से परिस्थितियां क्लास में लाया जाता है, मतलब जो रियल वर्ल्ड है उसको क्लास में लाया जाएगा, या फिर क्लास में नियतकालिक परीक्षा पर ध्यान दिया जाता है, जो टाइम टू टाइम जो एग्जाम्स होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है।
इस प्रकार से समृद्ध बना सकते हो। या फिर शिक्षक व्याख्यान और स्पष्टीकरण के विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हैं। न्यू टाइप्स ऑफ लर्निंग जो होती हैं, कई प्रकार से शिक्षण का टीचर्स यूज करते हैं। या फिर अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM का इस्तेमाल किया जाता है। उससे जो आपका EVS का अध्ययन होता है समृद्ध हो सकेगा। क्या हो जाएगा आंसर 9 का? सोच लिया 9 का आंसर? तो देखो EVS में अगर अध्ययन को समृद्ध करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, वास्तविक दुनिया से स्थितियों को उस कक्षा में लाना होगा। यानी जो एग्जाम्पल्स आप देंगे टीचर्स के रूप में, तो वास्तविक दुनिया के एग्जाम्पल देंगे जिसमें जिससे क्या होगा, छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं या फिर जानते हैं जिस उदाहरण को, उससे शिक्षक सुविधाएं प्रदान करेंगे और बच्चे कोरिलेट पर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 9 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम। यहाँ पे बात करना है, एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डाटा को बढ़ावा देना। उसके पार्श्व में निहित क्या उद्देश्य है जो कि किसको बढ़ावा देता है? यानी जब एक टीचर्स शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को ज्ञान की पढ़ाई करने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं, तो तरह उसके पास में जो उद्देश्य होता है उसका क्या प्रमुख होता है, किस प्रकार को बढ़ावा देना होता है? तो ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण करना होता है, या फिर वैयक्तिक भिन्नताओं को बढ़ाना होता है, या फिर शिक्षार्थी स्वायत्ता को बढ़ावा देना होता है, या फिर पुनर्वलन को बढ़ावा देना होता है। 10 का आंसर क्या होगा यहाँ पे प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम तब होगा जब एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली नई अवधारणा के साथ एक छात्र के पास ज्ञान को जोड़ने में मदद करे, सुविधा हो। इसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वह सहसंबंध और ज्ञान के स्थानांतरण को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, सहसंबंध एवं ज्ञान के स्थानांतरण को बढ़ावा देना होता है। यहाँ पे 10 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपका कुछ लर्निंग प्रिंसिपल्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा वीडियो में, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो 10 में कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को